जब भी कोई अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लेता है तो दिमाग में एक ही फोटो आती है। बिखरे हुए बाल। हाँ, वो बाहर निकली हुई जीभ और एक जीनियस का टैग। बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी टी शर्ट वाली इमेज के थोड़ा पीछे झांकने वाले हैं। हमारे पास स्रोतों का एक पूरा ढेर है, एक डिटेल्ड बायोग्राफी, उनके नोबेल प्राइज की कहानी और उनके सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर एक गहरी नजर। तो मिशन साफ है? मिशन साफ है, इस बनी बनाई छवि से परे जाकर उस असली इंसान और उसके दिमाग को समझना। अच्छा। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम उस ब्रह्मांड को समझेंगे जिसकी तस्वीर इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। सोचिए जरा, क्या हो अगर समय धीमा हो जाए या स्पेस अंतरिक्ष खुद ही मुड़ जाए। सदियों तक ये सब बातें ना सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में होती थीं, लेकिन फिर एक शख्स आया जिसके मैथ्स ने कहा कि ये सब सच हो सकता है। आइंस्टाइन के समीकरण एक ऐसी अजीब दुनिया की तस्वीर बनाते हैं जहां एक ब्लैक होल के किनारे उसके इवेंट होराइजन पर समय लगभग थम सा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज उस किनारे को पार कर ले तो बाहर से देखने वालों के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वही मैथ्स जो ग्रेविटी को समझाता है वो व्हाइट होल्स जैसी अजीब चीजों की तरफ भी इशारा करता है। व्हाइट होल्स जो ब्लैक होल्स के ठीक उल्टे हैं, और तो और दूसरे ब्रह्मांड और उनके बीच के शॉर्टकट्स जिन्हें हम वर्म होल कहते हैं, उनका भी जिक्र है। ये सारे आइडियाज हमारी कल्पना को भी चुनौती देते हैं। तो चलिए इस अजीब और नए ब्रह्मांड में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये जितने भी हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सब एक ही इंसान के काम का नतीजा हैं। लेकिन इन आइडियाज को समझने से पहले जरूरी है कि हम उस दिमाग को समझें जिसने इन्हें सोचा था। पूरी दुनिया में मशहूर होने से बहुत पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे नौजवान थे जिन्हें किताबी बातें और रटे रटाए नियम पसंद नहीं थे। उनके मन में दुनिया को लेकर एक अलग ही तरह की जिज्ञासा थी। उनका सफर कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है। ये एक काफी घुमावदार रास्ता था जो उन्हें एक सरकारी नौकरी तक ले गया, जहां वो नए नए आविष्कारों को परखने का काम करते थे। ये सब शुरू हुआ एक बचपन की घटना से, जब उनके पिता ने उन्हें सिर्फ 5 साल की उम्र में एक मैग्नेटिक कंपास दिखाया। उन्होंने कहा था, चीजों के पीछे जरूर कुछ बहुत गहरा छिपा है, और यही सोच, यही आकर्षण, अदृश्य ताकतों को समझने का ये जुनून ही उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। इसी ने उन्हें हर चीज पर सवाल उठाने और जो दिखता है उसके पार देखने के लिए प्रेरित किया। और अब बात करते हैं उस दौर की, जब वो पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे। अपने खाली वक्त में आइंस्टाइन ने कुछ ऐसे पेपर्स लिखे जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। वो साल था 1905। इस अकेले साल में, जिसे एनिस मिराबिलिस या चमत्कारी साल कहा जाता है, उन्होंने 4 ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने असलियत को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनमें से हर एक पेपर अपने आप में एक वैज्ञानिक का पूरा करियर बना सकता था। पर आइंस्टाइन ने ये चारों पेपर्स कुछ ही महीनों के अंदर पब्लिश कर दिए थे। सोचिए जरा। लेकिन आइंस्टाइन यही नहीं रुके। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी अधूरी थी, क्योंकि उसमें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के लिए कोई जगह ही नहीं थी। देखिए, न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक अदृश्य ताकत है, और सच तो यह है कि वो खुद भी इस आइडिया से बहुत खुश नहीं थे। पर 200 सालों से ज्यादा तक हमारे पास इससे बेहतर कोई जवाब नहीं था। फिर आए आइंस्टाइन, एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी विचार के साथ। उन्होंने कहा, चीजें एक दूसरे को खींचती नहीं हैं। असल में भारी चीजें अपने आसपास स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ लेती हैं, और दूसरी चीजें बस उस मोड़ में लुढ़क जाती हैं। तो अब सवाल ये था कि इस थ्योरी को साबित कैसे किया जाए, और यहीं आता है असली टेस्ट। आइंस्टाइन की थ्योरी ने कहा कि सूरज जैसी भारी चीज अपने पास से गुजरने वाली रोशनी को भी मोड़ देगी। इसे देखने का एक ही मौका था, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। 1919 में सर आर्थर एडिंगटन ने एक टीम के साथ ग्रहण की तस्वीरें ली, और जब उन्होंने तारों की पोजीशन को मापा तो वो आइंस्टाइन की भविष्यवाणी से बिल्कुल मेल खाती थी। बस उसी पल न्यूटन के विचार पुराने हो गए और आइंस्टाइन पूरी दुनिया में एक सेलिब्रिटी बन गए। आइंस्टाइन को जो शोहरत मिली
उसने उन्हें एक बहुत बड़ी आवाज दी, एक ऐसा मंच दिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ फिजिक्स तक ही सीमित नहीं रखा, वो अपने समय के सबसे बड़े नैतिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोले। चाहे वो नाजी जर्मनी से भागना हो, अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाना हो, या फिर परमाणु हथियारों के खतरे को लेकर दुनिया को आगाह करना हो, उन्होंने हमेशा शांति और न्याय की बात की। तो आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और शानदार है। उनकी विरासत हम सब के लिए एक चुनौती है कि हम हमेशा जिज्ञासु रहें, अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर भी सवाल उठाएं और नए आइडियाज की दुनिया में खोज करना कभी बंद न करें। सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड के सारे राज रोशनी में लिखे हैं, लेकिन हमें उन्हें पढ़ना नहीं आता था, बस उन्हें देखना सीखना था। तो आज की ये जो चर्चा है वो इसी सीखने की कहानी है, एक ऐसी खोज की कहानी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है ना, कि तारों का सच, स्पेस और टाइम के नियम, वो सब कुछ हमेशा से वही था, हमारी आंखों के ठीक सामने, रोशनी की किरणों में कहीं छिपा हुआ। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, सच में एक ऐसा राज जिसे सुलझाने में न जाने कितने हीरो लगे, जो अलग अलग दौर से, अलग अलग जगहों से आए थे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2000 साल से भी पहले चीन में, जहां मो ज़ी नाम के एक फिलॉसफर थे। उन्होंने एक बड़ी ही कमाल की चीज देखी कि कैसे रोशनी एक छोटे से छेद से गुजरकर एक अंधेरे कमरे में बाहर की दुनिया की हूबहू पर उल्टी तस्वीर बना सकती है। यही वो आइडिया था जिस पर आज दुनिया के सारे कैमरे बने हैं, देखने का एक बिल्कुल नया तरीका। लेकिन मोज़ी की बात सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं थी, उनका सोचने का तरीका पूरी तरह से साइंटिफिक था। वो कहते थे कि आंखें बंद करके किसी भी बात पर यकीन मत करो, सवाल करो, सबूत ढूंढो। ये ज्ञान की खोज का एक बिल्कुल नया रास्ता था। और फिर कहानी में एक बहुत डार्क मोड़ आता है। एक ऐसा राजा आया जिसने ज्ञान और सवाल पूछने की सोच को ही खत्म करने की कोशिश की। उसे ये एक खतरे की तरह लगा। ये फरमान एक सीधी सी सच्चाई बताता है कि साइंस और नई खोजों को आगे बढ़ने के लिए आज़ादी चाहिए, सवाल पूछने की आज़ादी। लेकिन ज्ञान की ये लॉ बुझी नहीं। जब यूरोप में अंधेरा छाया हुआ था, उस वक्त इस्लामिक गोल्डन एज में इराक के बसरा शहर में इब्न अल हैज़न जैसे लोग इस ज्ञान को बचा रहे थे, उसे और आगे बढ़ा रहे थे। अल हैज़न ने ही साइंटिफिक मेथड को एक पक्का आकार दिया, और यही वो तरीका था जो हमारी इस जासूसी कहानी का सबसे जरूरी औजार बना, सच को खोजने का एक सिस्टमैटिक तरीका। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और चलते हैं अगले बड़े सुराग की तरफ, जिसकी खोज की थी महान आइजैक न्यूटन ने। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। न्यूटन ने हमें ये तो दिखा दिया कि सफेद रोशनी असल में कई रंगों का एक गुच्छा है, मतलब प्रकाश उससे कहीं ज्यादा है जितना हमें दिखता है। लेकिन उनसे एक बहुत जरूरी राज, एक बहुत बड़ा सुराग छूट गया जो उसी रोशनी में छिपा हुआ था। और जानते हैं उस राज को किसने खोला? किसी राजकुमार या अमीर आदमी ने नहीं, बल्कि जर्मनी के एक गरीब अनाथ लड़के ने, जिसका नाम था जोसेफ फ्रॉनहोफर। उनकी कहानी बताती है कि टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता। अच्छा, फ्रॉनहोफर ने क्या खोजा ये समझने के लिए पहले जरा तरंगों यानी वेव्स के बारे में सोचते हैं। देखिए, जैसे आवाज के वेव की लंबाई तय करती है कि आवाज पतली होगी या मोटी, बिल्कुल वैसे ही लाइट के वेव की लंबाई ये तय करती है कि हमें कौन सा रंग दिखेगा। और यहीं पर सब कुछ बदल गया जब फ्रॉनहोफर ने अपने बनाए बेहतर औजारों से न्यूटन वाले स्पेक्ट्रम को देखा, तो उन्हें इंद्रधनुष में कुछ खाली जगह दिखी, कुछ काली लकीरें। ये था वो सीक्रेट कोड। ये एक ऐसा मैसेज था जो अरबों साल पुराना था, जिसे सीधे सितारों ने भेजा था। पर इसका मतलब क्या था? इस पहेली को सुलझाने में वैज्ञानिकों को करीब 100 साल लग गए। तो अब वक्त आ गया है इस कोड को तोड़ने का। चलिए समझते हैं कि इन काली लकीरों के पीछे की फिजिक्स आखिर है क्या। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए सूरज एक चमकदार टॉर्च है जो हर रंग की रोशनी फेंक रहा है। लेकिन सूरज के एटमॉस्फेयर में जो एटम हैं, वो कुछ खास रंगों को सोख लेते हैं, जैसे कोई परछाई बना रहा हो।
तो स्पेक्ट्रम में जहां जहां से रंग गायब हो जाता है वहां वहां हमें एक काली लकीर दिखती है। ये सारा खेल एटम के अंदर एक अनदेखी दुनिया में होता है। कल्पना कीजिए कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन सीढ़ियों पर हैं, पर वो सिर्फ कुछ खास सीढ़ियों पर ही खड़े हो सकते हैं, बीच में कहीं नहीं। तो एक निचली सीढ़ी से ऊपरी सीढ़ी पर जाने के लिए उन्हें एकदम सही मात्रा में एनर्जी चाहिए, जो वो एक खास रंग की रोशनी को सोख कर हासिल करते हैं। और बस यही थी वो शानदार खोज। पता है क्या, हर एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, हर कोई रोशनी को अपने अपने खास तरीके से सोखता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो काली लकीरें बन रही थीं, उनका पैटर्न हर एलिमेंट के लिए एकदम यूनिक है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है ना, या किसी सामान पर बारकोड, बिल्कुल वैसा ही ये थे एटम के सिग्नेचर्स। और जैसे ही हमें इन सिग्नेचर्स को पढ़ना सीख लिया, ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। अचानक से हम ये बताने लगे कि करोड़ों मील दूर तारे किस चीज से बने हैं, और पता चला कि वो उन्हीं एलिमेंट से बने हैं जो यहाँ धरती पर हैं। हमें एहसास हुआ कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। हमने ये भी जाना कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और तो और एक बहुत बड़ा अनदेखा ब्रह्मांड भी मौजूद है। और ये अनदेखा ब्रह्मांड कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते। वो असल में उन सारी चीजों से 6 गुना ज्यादा है जिनसे तारे, ग्रह और हम सब बने हैं। मतलब ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा तो हमारी नजरों से छिपा हुआ है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, वो रोशनी जिसे फ्रॉनहोफर ने देखा था, वो तो पूरे स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इंफ्रारेड, एक्स-रे, रेडियो वेव्स, ये सब रोशनी के ही अनदेखे रंग है, और इनमें से हर रंग हमें ब्रह्मांड की एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, हर बार जब हम देखने का एक नया तरीका ईजाद करते हैं तो हमें एक नया ब्रह्मांड मिलता है। हमने रोशनी को पढ़ना तो सीख लिया है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होगा।